Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet T, so we shall be continuing with that. So for today, okay, for today, the first idiom is it says, will it be enough for me? Yeah, okay. Starting with the first idiom, we have the shakers and movers. When we talk about the shakers and movers, इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जिनसे हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वैसे लोग जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पीपल कह सकते हो, जिनके पास बहुत सारी पावर होती है। तो उन लोगों के लिए विच इडियम वी कैन यूज द शेकर्स एंड मूवर्स मीन्स द पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस। इसको और अच्छे से समझने के लिए वी कैन फ्रेम a sentence which says that she is one of the movers and shakers in the टेक इंडस्ट्री कह लो, या फिर मैंने तो आर्ट इंडस्ट्री से बना सकते हैं, इन द आर्ट इंडस्ट्री known for her innovative ideas। ठीक है, तो वन ऑफ द मूवर्स एंड शेकर्स, जब भी वन ऑफ द मूवर्स एंड शेकर्स की बात करेंगे तो उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास होती है लॉट ऑफ पावर। ठीक है, तो जो हमें अपने कह सकते हैं कि अपने डिसीजन से हिला पाए, उसके पास सच में कोई पावर होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इडियम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे विच सेज द सेकेंड इडियम द निटिग्रिटी। द निटिग्रिटी का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। किसी के भी हो सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, अगर देखे जाएं तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे कौन सा इडियम, द निटिग्रिटी। सो in order to frame its sentence we can say that after discussing the project we should talk about the nitty-gritty uh, of it and its implementation in the project। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, द निटिग्रिटी, जिसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। After discussing the project, we should talk about the nitty-gritty of its implementation. Okay. ठीक है, so the most important aspects, and here is our idiom which says the nitty-gritty। nitty-gritty का मतलब क्या हो गया, the most important aspects। Now we are moving on to the third idiom for today which says all right,
The third one is the pot calling kettle back. आपने सुना है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? तो बस ये वही इडियम है, बिल्कुल सेम डिट्टो, एकदम एग्जैक्टली सेम, जो कहता है द पॉट कॉलिंग केटल बैक। इसका मतलब है कि यू आर फाइंडिंग द फॉल्ट्स इन अदर्स विच यू ऑलरेडी पोजेस। ठीक है, तो उसको आप कैसे याद रख सकते हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वी कैन से दैट पीपल आर guilty of the very fault they identify in others। ठीक है, तो जो फॉल्ट वो दूसरों के अंदर देख रहे हैं वो खुद ही उसका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सीन हो रहा है। तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारे इडियम्स हम बना सकते, बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, हम यूजुअल लाइफ में भी हम ये यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब से आप क्या यूज करोगे? सिंस यू हैव लर्न द न्यू वर्ड, न्यू इडियम इन फॉर्म ऑफ द हिंदी मुहावरा, तो यू कैन use this idiom. Now, in order to frame its sentence, we can say that it's rich coming from him to call her lazy, talk about the pot calling kettle back। ठीक है, मतलब मुझे लेजी बोल रहा है और खुद क्या है? खुद कैसे हो? आप मुझे लेजी बोल रहे हो और आप खुद कैसे हो? या फिर आप मुझे पढ़ाकू बोल रहे हो, आप खुद कैसे हो? Like that sort of sentences you can frame, and when you will be framing certain words from other person's mouth, तो आप उसके लिए talk about का use कर सकते हो। ठीक है, like the one that I have framed is also from the other's mouth, so that's why I have called it what I have used here, talk about। ठीक है, so now another idiom for today is the fourth one, which says the seamy side। seamy side का मतलब हो गया अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट चीज जो अनएक्सपोज रहती है, आप घर की दीवारों है, ठीक है, दीवार बनी है ब्रिक्स से, दीज आर द ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर आपने करा दिया है पेंट, एंड ऑन दैट पेंट यू हैव लेड अ वॉलपेपर। तो जो वॉलपेपर है दैट विल नॉट बी विजिबल, sorry, the bricks will not be visible, so that will be the seamy side of the wall। जिसको अभी किसने कवर कर लिया है? जिसको अभी वॉलपेपर ने कवर कर लिया है। ठीक है, so this brick section will be the seamy side, that is the unpleasant side। obviously we do not want our homes or houses to look like dirty places। ठीक है, we all do not। so in order to frame its sentence, we can say that the document reveal the seamy side of the luxury industry, exposing the exploitation of the workers। तो कुछ फैक्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है, खराब करती है। आप खराब कैसे करोगे? ये क्या बोल रहे हो? खराब करना तो बहुत अजीब है। खराब करना मतलब यू आर आस्किंग देम टू वर्क फॉर मोर आवर्स एंड पेइंग देम ओनली फॉर द स्पेसिफाइड आवर्स, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ठीक है, पिक्चर तो बहुत बाकी है अभी।
Okay, this was the fourth idiom. Moving on to the next idiom, we have okay, we have the fifth idiom, which says the tail is tail is wagging the dog. टेल इज वैगिंग द डॉग का मतलब हुआ, अगर हम टेल इज वैगिंग द डॉग की बात करें तो टेल इज वैगिंग द डॉग का मतलब यहां पर हुआ क्या, लेस इम्पॉर्टेंट पर्सन कह लो, या आप कह सकते हो थिंग इज डोमिनेटिंग। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, द टेल इज वैगिंग द डॉग। जैसे कि अगर हमें सेंटेंस बनाने हैं तो हम इसके लिए क्या बना सकते हैं, कोई भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंट क्या होगा, कोई आपका सिलेबस था, सिलेबस के अंदर वो छोटे से अमाउंट के अंदर मेंशन है कि इतना सा ही आएगा, एंड आउट ऑफ विच आई एम ऑल्सो सेइंग कि बहुत कम पोर्शन करके जाना, बहुत कम पोर्शन करके जाना, और दिख गया क्वेश्चन पेपर में सिर्फ वही 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 वही, इन द पैसेज ऑल्सो, इन फ्रेमिंग द सेंटेंसेज ऑल्सो, एंड एवरीवेयर यू आर सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, द टेल इज वैगिंग द डॉग। मतलब कोई छोटी सी चीज थी, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस था उसका, एंड स्टिल इट वाज डोमिनेटिंग, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट द न्यू intern seems to be calling all the shots. It's like the tail is wagging the dog. नई इंटर्न थी तो नया नया जिसको कहते हैं नया 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 खैर लीव इट। ठीक है, तो इससे हमने जो ईडियम से हमने सेंटेंस फ्रेम किया है क्या, कि जो नया इंटर्न आया था अब उसको नया जोश था, जैसे नया जोश था तो शी स्टार्टेड वर्किंग और सारे शॉट्स भी ग्रैब कर लिए, तो बाकी लोग जो जेलस थे, जो ग्रीन आइड फील कर रहे थे, ग्रीन आइड मॉन्स्टर की तरह जो फील कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, टेल इज वैगिंग द डॉग। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट पर्सन इज डोमिनेटिंग। नाउ moving on to the next idiom, we have the thin end of the wedge। thin end of the wedge का मतलब होता है कि harmful destruction has started। किसी चीज को अगर डिस्ट्रॉय करने के फेस पर अगर आप आ जाते हो तो दैट इज नोन एज द थिन एंड ऑफ द wedge। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट्स sentence we can say that if we let them cut funding for art programs, that will be the thin end of the wedge. It shall continue to cut
it for music and arts. Harmful destruction has started the thin end of the wedge. अब कोई स्कूल है, अब आपने देखा कि अगर स्कूल को पैसे मिलते जा रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स तो दे वुड बी हैप्पी. अब पेरेंट्स ने धरना शुरू कर दिया. पेरेंट्स की साइड से देखते हैं. पेरेंट्स को लगा क्या, अभी दे आर आस्किंग फॉर द ट्यूशन फी. नेक्स्ट दे माइट आस्क फॉर द इलेक्ट्रिक bill fee, lab fee, tutorial fee, this fee, that fee and all those fees. तो उनके हिसाब से हार्मफुल डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा ऑफ देयर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वैसे यू कैन कीप इट इन माइंड. अभी तो यहाँ पर दैट आई हैव फ्रेम्ड इज कि आर्ट प्रोग्राम के लिए कटिंग शुरू हुई है, धीरे धीरे वो प्रोग्राम कहाँ जाएगा, म्यूजिक के लिए. अच्छा यहाँ पर फिर से आर्ट लिख दिया, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स यू कैन टेक. ठीक है, फिर से कहाँ पर जाएगा, अभी तो म्यूजिक पर चला गया और फिर धीरे धीरे आर्ट और स्पोर्ट्स पर भी इट माइट अटैक. सो दैट विल बी द thin end of the wedge. Moving on to the next idiom, we have the seventh one. Tip of the iceberg. टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है, आपने आइसबर्ग देखी होगी. आइसबर्ग क्या होती है, ऊपर से इतनी दिखेगी बट नीचे कितनी होती है, बहुत ज़्यादा विशाल होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. इनसाइड द वाटर इज द लार्जेस्ट अमाउंट दैट इज लाइंग एंड ऑन द टिप इट इज ओनली द स्मॉल पोर्शन दैट इज विजिबल. अब टाइटैनिक की कहानी से भी आप इसको जान सकते हो, क्योंकि टाइटैनिक वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट वॉज नॉट द फ्लोटिंग आइस बट इट वॉज एन आइसबर्ग. तो जिसकी वजह से थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था. ठीक है, so we can say that something which is very large but is visible only a short part. ठीक है, तो है दिखने में बहुत बड़ा पर दिख कितना रहा है बहुत बड़ा, पर दिख रहा है क्या, बहुत ज्यादा छोटा. जैसे कि the recent layoff are just the tip of an iceberg the company has been struggling financially for years. ठीक है, this is known as what, the tip of an iceberg. The recent layoffs are just the tip of an iceberg. The company has been struggling financially for years. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि जो आपको विजिबली जो आपको दिख रहा है वो तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, इसके आगे आगे देखो कितना बड़ा बड़ा होता है. लाइक अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है, अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है, तो उससे रिलेटेड you can just learn it. Now moving on to the next idiom, we have the eighth one which says wheels have come off. जब कोई बोले wheels have come off तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको याद करना है क्या, things have started to fail at the time of success. अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अभी चल रहा है उसको हम देख सकते हैं विद पलाश एंड स्मृति. ठीक है, उनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल टाइम चल रहा था
When the wheels have come off, that is, I don't know the exact reason, actually we all do not know, but still there are some rumors regarding something, we are not going into detail, but सिर्फ याद करने के लिए हमने पलाश को ले लिया and we have taken स्मृति. तो दोनों को लेने के बाद क्या हुआ, दोनों का सक्सेस पीक टाइम चल रहा था, और तभी क्या हुआ, डाउनफॉल, उनको फेलियर देखने को मिल रहा है. अब फेलियर खुद की पर्सनल लाइफ से ज्यादा तो बड़ा क्या ही फेलियर हो सकता है. सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ फेलियर. Now, if we frame a sentence on this, we can frame like, after CEO quit, the wheels have come off company and it went into what? It went into bankruptcy. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, सीईओ ने ही कंपनी को क्विट कर दिया. अब सीईओ भाई साहब नहीं रहेंगे तो कंपनी चलाने वाले कौन बचा, द मैनेजर, द डायरेक्टर, नन, तो कोई भी नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला, सॉरी, द व्हील्स हैव कम ऑफ कंपनी एंड इट वेंट इनटू bankruptcy. Now moving on to the next idiom, we have the eighth idiom, which says, oh no, it is the ninth, I believe. Okay, it is the ninth. The ball of wax. अगर आपको ये देखने के लिए मिलता है या फिर आपको मिलता है देखने के लिए थ्रू एंड थ्रू, इन दोनों का ही जो ईडियम का मीनिंग है वो आप क्या ले सकते हो, यू कैन टेक इट एज everything. Means something that includes each and everything, that will be referred to as the ball of wax. जैसे कि अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो we can say that they are selling house furniture and the whole ball of wax. मतलब घर के साथ साथ सभी कुछ बेच रहे हैं. तो कोई इंसान है अगर अपना फर्नीचर शिफ्ट कर लेता है, बिना फर्नीचर के घर बेच रहा है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग. बट द वन हु इज सेलिंग एवरीथिंग एंड मूविंग आउट ऑफ द country or the town or the state or whatever or any reason it might be, तो उसके लिए आप ये सेंटेंस जो है वो यूज कर सकते हो, जो कहता है क्या, द बॉल ऑफ वैक्स या फिर थ्रू एंड थ्रू, विच मीन्स समथिंग दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द टेंथ idiom. I think I should take bright colors. Okay. The world is your oyster. अगर आपको देखने के लिए मिलता है द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, तो आप इसको बोलोगे क्या, गो एनीवेयर, डू एनीथिंग,
as you wish. अपना अपनी ज़िंदगी है, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। अगर ये इडियम आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये इडियम आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इडियम यूज़ करना पड़ेगा क्या? द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, ठीक है? तो ये काम कभी पॉसिबल हो सकता है, ये काम तभी पॉसिबल है जब आप अपनी कोई ड्रीम जॉब क्रैक कर लो। जैसे आफ्टर क्रैकिंग ISS, तब आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना। तो बस आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि एक बार ISS क्रैक कर लो एंड देन द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, ठीक है? तो या तो वो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, या फिर यू कैन से दैट after landing her dream job, she felt like the world is her oyster. Enjoying new challenges and opportunities with excitement. अब enjoying लिख दिया तो enjoy कर ही रही होगी, तभी कुछ लिखा है सोच समझ के, ठीक है? तो felt like the world is her oyster, मतलब खुद की मालकिन बन जाना एक तरीके से। तो ये आप कब करोगे? अपने ISS एग्जाम जैसे आप क्रैक कर लोगे, तो देन यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक द वर्ल्ड इज योर oyster. Moving on to the next idiom, we have the 11th one, which says oh thick as thieves. अब मुझे जानना है कि आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने सॉन्ग सुने हैं, और वो भी इस वर्ड से रिलेटेड, यार से रिलेटेड, या फिर यारियां से रिलेटेड, या फिर याराना से रिलेटेड, या फिर यारा से रिलेटेड, या फिर यारी से रिलेटेड, ठीक है? तो इन सब से रिलेटेड हम सब ने बहुत बार अपनी लाइफ में सॉन्ग सुने हैं, और ऑब्वियसली वी ऑल हैव फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, पर अगर आपने सॉन्ग सुने हैं यार से रिलेटेड, यारिया से रिलेटेड, याराना, यारा, इन सब से रिलेटेड अगर आपने सॉन्ग सुने हैं, तो इसको आप ईडीएम के फ्रेम में कैसे बोलोगे? अब जिसके ऊपर इतने सारे गाने बन गए, इंग्लिश तो पीछे रहेगी नहीं, उसने भी सोचा तो क्यों ना मैं भी ईडीएम बना दूँ एक। तो जो ईडीएम बन के बाहर निकल के आया, दैट ईडीएम वाज थिक एज थीव्स। आपने सुना है चोर चोर मुसेरे भाई? तो बस वही ईडियम है ये, जो कहता है क्या? क्लोज फ्रेंडशिप। तो आप कोई भी गाना अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि आज आपने एक नया ईडियम सीखा है जो कहता है क्या? थिक एज थीव्स, जिसका मतलब क्या होता है? क्लोज फ्रेंडशिप। अगर मैं भी फ्रेंड हूँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कौन सा गाना आपको पसंद है या डेडिकेट करना चाहते हो, और अगर नहीं तो क्लोज तो नहीं है ऑब्वियसली, बट इफ़ यू कंसिडर मी योर फ्रेंड, आई कैन बी अ गुड फ्रेंड एज वेल। तो हम आप क्या कर सकते हो कि यू कैन जस्ट कॉमेंट, और यू कैन जस्ट शेयर अ सॉन्ग और डेडिकेट अ सॉन्ग टू योर फ्रेंड, नॉट द सॉन्ग देन द लिरिक्स, बट कुछ तो एटलीस्ट कर दो। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, what we can say is, we can say that those two are thick as thieves, known each other since childhood, ठीक है? तो ये वो दोस्ती की बात कर रहे हैं जो बचपन से चली आ रही है। ऑब्वियसली आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बचपन के होंगे, तो यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद देम, एंड इफ नॉट विद देम देन द वन हु आर टू क्लोज टू यू राइट नाउ, तो उनके साथ कर सकते हो, ठीक है? सो दीज दी नो दोज आर टू
Those two are thick as thieves. Moving on to the next idiom. The next idiom, that is the 12th one, says what? It says, think on your feet. When I say think on your feet, मतलब make quick decisions, make fast decisions, या फिर make quick डिसीजन। अब सबसे ज़्यादा क्विक डिसीजन किसको लेने पड़ेंगे? ऑब्वियसली जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर काम कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ेंगे, या कोई ऐसा जिसका कोई बिजनेस मीटिंग है, ऑन अ कॉल डिपेंडेंट है, तो उसको भी बहुत जो है जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, what we can say is, we can say that as a nurse you need to be able to think on your feet during what? Emergencies. ठीक है, तो क्योंकि आपकी जॉब है इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंट सिचुएशंस में ही काम करना, तो क्या करना पड़ेगा? यू शुड नो हाउ टू थिंक ऑन फीट। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। Okay, now we are moving on to the next idiom, which says, the 13th idiom threw a spanner. Threw a spanner का मतलब है कुछ ऐसा करना, to do something which prevents plan from succeeding. तो कुछ ऐसा करना जिससे आपने जो प्लान बनाया है वो क्या हो जाए? खराब हो जाए, तबाह हो जाए। अब ये चीज सबसे ज्यादा लागू किसके ऊपर होती है? इंडियन ड्रामा कह लो या टीवी सीरियल्स। अगर हम टीवी सीरियल या इंडियन ड्रामा की बात करते हैं तो ये चीज सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर लागू होती है। कोई एक विलन होता है जो चीजें सोच रहा रहता है, सोच रहा ही रहता है, और वो चीजें सोच सोच के क्या करता रहता है? प्लान करता रहता है कि किसी तरह ये चीजें हम जो है, जो भी अच्छे भले प्लान्स हैं, उन सबको हम क्या कर दें? उन सबको हम खराब कर दें। तो ये होता है विलन का काम। तो अगर आपको ये याद करना है तो आप याद कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंडियन टीवी सीरियल, जो कि हिंट करके आई हैव प्लेस्ड इट ओवर हियर। ठीक है, और यहां पर लिख लो something over here, and here we can take a eraser of this size and then we can erase it. ठीक है जी। ओए होए, ये कैसे याद रखोगे? इंडियन टीवी सीरियल से थ्रू अ स्पैनर, जो कि क्या करते हैं? हीरो हीरोइन के हर प्लान्स को जो है वो खराब करने की साजिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, जहां वर्ड साजिश दिखे तो वहां से याद रखना क्या? सास, बहू और साजिश, जिसका क्या नाम होता है? जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके टीवी सीरियल से। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इजीली याद हो जाएगा क्या? साजिश के नाम से। नाउ in order to frame its sentence we can say that the new regulation threw a spanner in
the work of our project causing what? Causing significant डिले। अब आए दिन कोई ना कोई रिकमेंडेशन आती रहती है, रेगुलेशंस आते रहते हैं, एक्ट्स आते रहते हैं, तो जिनका प्रॉपर्टी का काम है, बिजनेस जिनके पास बहुत वाइड एरिया वाला बिजनेस है, तो उन लोगों को थोड़ी थोड़ी परेशानियां अनुभव करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द न्यू रेगुलेशंस दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज ब्रिंग आउट और द गवर्नमेंट सेक्टर्स ब्रिंग आउट। तो उन्होंने इस इडियम को यूज करते हुए दे हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस which says that the new regulation threw a spanner in the work of our project causing significant delay। तो unless and until you would be meeting all the things required, तब तक क्या होता रहेगा? डिले होता रहेगा। So today we have covered 13 idioms and this was all for today. Thank you and keep watching.